everyone. Now today's we are discuss your chapter 25 Alankar. Alankar part of speech. Sorry, figure of speech. सो बेटा आज हम आपके हिंदी व्याकरण के चैप्टर 25 को पढ़ेंगे जिसका क्या नाम है अलंकार। अलंकार को पढ़ेंगे। अलंकार बेटा अलंकार क्या होता है? किसी भी पद्य को सजाने के लिए, सौंदर्य दिखाने के लिए हम अलंकार का यूज करते हैं। अलंकार मतलब, अलंकार से क्या अभिप्राय है? अलंकार का अर्थ है आभूषण यानी गहना। आभूषण जिस प्रकार से शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार से अलंकार कविता की शोभा बढ़ाते हैं। यानी कविता जो पोएम है उसमें अलंकार का यूज होता है तो उसकी शोभा बढ़ाते हैं। अलंकार दो शब्दों के योग से बनता है। पहला है अलम धनकार। अलंकार, अलंकार को यानी संधि विच्छेद हुआ अलंकार। अलम का अर्थ है बेटा सजाना और कार का अर्थ है करने वाला, यानी सजाना और करने वाला। ठीक है, तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण को क्या कहा जाता है? अलंकार। ओके, अलंकारों का महत्व देखिए। साहित्य में अलंकारों का विशेष महत्व है। अलंकारों के प्रयोग से कविता की शोभा तो बढ़ती ही है, कविता में विशेष आकर्षण उत्पन्न हो जाता है, ये महत्व है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इस पंक्ति में त वर्ण का प्रयोग बार बार हुआ है, अतः कवि की उक्ति में चमत्कार उत्पन्न हो गया। मतलब त देखिए, तरनी में भी त, तनुजा में भी त, तट तमाल तरुवर, तो एक त का यूज बार बार करके उन्होंने इसको एक अलग सौंदर्य में सजा दिया। ठीक है, अलंकार के भेद देखिए। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? भाषा का सारा कार्य व्यापार शब्द और अर्थ पर ही निर्भर होता है। इसी आधार पर अलंकार के दो भेद माने गए हैं। पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार, यानी जो शब्द के आधार पे जिसमें अलंकार यूज होता हो वो शब्दालंकार। अर्थात जहाँ किसी काव्यांश का सौंदर्य, काव्यांश मतलब काव्य का अंश, काव्य पद्य पोएम, काव्यांश का अर्थ सौंदर्य किसी शब्द या कुछ शब्दों पर निर्भर कर रहा हो, वहाँ शब्दालंकार होता है। मतलब काव्यांश का सौंदर्य किसी शब्द या कुछ शब्दों पर निर्भर कर रहा है, मतलब शब्द से रिलेटेड, वहाँ शब्दालंकार। यदि हम किसी शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची शब्द रख दें तो उसका सौंदर्य समाप्त हो जाता है। मतलब किसी शब्द के स्थान पर हम पर्यायवाची शब्द नहीं रखेंगे, जो शब्द यूज होना चाहिए वही शब्द। ठीक है, जैसे कनक कनकते सगुनी मादकता अधिकार, यहाँ पे स्वर्ण में धतुरे से 100 गुणा नशा होता है। देखिए यहाँ पे कनक, एक कनक मिस होता है स्वर्ण और एक कनक मिस होता है धतुरा, तो अब समझ सकते हैं कि स्वर्ण में धतुरे से 100 गुणा नशा होता है, इस पे दिया है। तो इसका अर्थ यही होता है कि स्वर्ण में धतुरे से 100 गुणा हर्ष होता है। इसी पंक्ति में कनक शब्द के कारण ही चमत्कार है। यदि दूसरी बार कनक के स्थान पे हम पर्यायवाची धतुरा रख देते, जैसे एक कनक का अर्थ होता है सोना, एक कनक का अर्थ होता है धतुरा, लेकिन हमने जानबूझ के कनक कनक यूज किया, सोना स्वर्ण या धतुरा नहीं यूज किया, या किसी एक को हटा के स्वर्ण या धतुरा यूज करना, तो वहाँ पे कनक कनक तो एक आकर्षण आ गया उसके यूज करने से, शब्दालंकार, इसीलिए शब्दालंकार है। शब्दालंकार 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बेटा अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार। यमक, अनुप्रास में देखिए, अनुप्रास का अर्थ है बार बार आना। यदि किसी काव्यांश में व्यंजनों या वर्णों के क्रमानुसार आवृत्ति होती है तो हाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कनक, जैसे तरनी तज्जा तटबज, तो जैसे इसमें क्या होता है, भगवान भक्तों की भूरी भांति भगाए। देखिए भ आया है ना बार बार, चाहे शुरू में भी आता है बेटा, अगर लास्ट में भी बार बार आवृत्ति हो रही है तो वो भी माना जाता है, ऐसा नहीं कि केवल शुरू में ही। तो एक ही अक्षर, एक ही वर्ण जब बार बार रिपीट हो तो वहाँ पे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। इतना जान जाइए, जो खग हों तो बसेरों करों मिली कालिंदी कूल कदम की डाल, इसमें देखिए क की अब बार बार आवृत्ति हुई है, आवृत्ति मतलब बार बार। ठीक है, यमक में देखिए दूसरा अलंकार, तो समझ गए ना अनुप्रास। अनुप्रास का मतलब एक ही वर्ण अक्षर बार बार रिपीट हो रहा हो। यमक में क्या है, यमक का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब होता है दो, यमक का अर्थात अगर किसी काव्यांश में किसी शब्द का 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग हो और उसका अर्थ हर बार अलग अलग निकालें तो हाँ अलंकार, यमक अलंकार। जैसे
एक ही शब्द, जैसे कनक, कनक कनक एक ही शब्द है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग, क्योंकि एक कनक का अर्थ होता है स्वर्ण, एक कनक का अर्थ होता है धतुरा। अब 3 बार भी आए तो तीनों का अर्थ अलग अलग होगा। यानी एक शब्द जितनी बार यूज हो रहा, एक ही शब्द एक से अधिक बार यूज हो और उसका अर्थ भी अलग अलग हो, तो वहाँ पे अलंकार। जैसे काली घटा का घमंड घटा, एक घटा है और एक घटा, ठीक है। तो एक घटा का मतलब क्या होता है? बादल, काली घटा यानी बादल। और एक घटा, घमंड घटा मतलब होता है कम हो गया घटा। तो यहाँ पे देखिए घटा को 2 बार यूज किया गया है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है, यानी काले बादल और कम हो गया, ठीक है बेटा। यमक अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण भी हैं। माला फेरत जुग भया, मीटा न मन का फेर। देखिए यहाँ फेर है, फेर यानी एक फेर का मतलब दुर्भावना, एक फेर का मतलब फेरना है, घुमाना। करका, करका मन का डार दे, मन का फेर। यहाँ भी मन का देखिए माला का दाना या मन का हृदय है। तो एक मन का और एक मन का एक ही बार लग रहा है लेकिन अलग अलग है, ठीक है बेटा। तो देखते हैं दूसरा। अब आते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या? श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात किसी काव्य पंक्ति अथवा वाक्य में प्रयुक्त किसी शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ निकले तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे गरीब के नसीब में कहाँ है सोना। कहने का मतलब कि एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार नहीं हो रही है। यहाँ पे शब्द एक ही बार आया है लेकिन उसका अर्थ एक से अधिक बार आ रहा है, तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। सिंपल शब्दों में जानो, इस पंक्ति में देखिए सोना के 2 संबंध नींद लेना तथा स्वर्ण, मतलब एक बार सोना होता है नींद लेना भी, एक बार होता है स्वर्ण भी। अर्थात एक ही कोई शब्द एक बार आए लेकिन उसका अर्थ उस पंक्ति में 2-3 अर्थ निकले, मतलब उसका अर्थ 2-3 बार निकले अलग अलग, तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उपयुक्त एवं संगत है। गरीब के भाग में न धन होता है और न ही चैन की नींद है। यहाँ धन और चैन की नींद दोनों कहाँ के? गरीब के नसीब में कहाँ है? सोना, यानी इस सोने का अर्थ 2-3 निकल रहा है, तो वहाँ श्लेष हो गया। तो अभी तक हमने तीनों में क्या पढ़ा? अनुप्रास में एक ही वर्ण बार बार आवृत्त हो रहा है, बार बार आ रहा है, वहाँ अनुप्रास। एक शब्द एक से अधिक बार आए, उसका अर्थ भी अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। और श्लेष क्या होता है? एक ही बार शब्द आए लेकिन उसमें भाव उसका एक से अधिक अर्थ निकले, ठीक है, तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अर्थालंकार, अब यहाँ अर्थ के आधार पर हम करेंगे बेटा। जहाँ काव्य का सौंदर्य शब्द विशेष पर आश्रित न होकर अर्थ पर निर्भर हो, अर्थालंकार। मतलब यहाँ शब्द पे नहीं आएगा, जैसे शब्द उसमें था कनक कनक या तरनी तंजा तत, तो यहाँ पे देखिए पियर पात सरिसमन डोला। अब इसमें अर्थ आ रहा है, इसमें 2 बार प है बेटा लेकिन उतनी बार नहीं है। तो इस पंक्ति में यदि कोई समानार्थी शब्द रख लिया जाए तो इसके सौंदर्य में अंतर नहीं आएगा, क्योंकि इस पंक्ति से जो भाव प्रकट हो रहा है वहीं से विशेषता प्रारंभ। अतः काव्यांश का सौंदर्य अर्थ भाव पर निर्भर रहने के कारण यहाँ अर्थालंकार है। तो कुछ अर्थालंकार देखिए, मतलब अर्थ पे निकले, जैसे शब्द का पे भाव ना निकल के अर्थ पे जहाँ पे भाव निकले वहाँ पे अर्थालंकार होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है, आगे आएगा बेटा, ठीक है। तो उपमा अलंकार पहला है। उपमा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तुलना या समानता। जब हम किसी से उपमा करते हैं तो तुलना या समानता ही तो होता है। रूप गुण पर भी हम तुलना करते हैं, रूप पर भी तुलना करते हैं, आकृति पर भी तुलना करते हैं। यानी रूप गुण या आकृति के आधार पर किसी अन्य गुण वाली प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति के साथ समता की जाए तो उसे उपमा का अलंकार कहते हैं। मतलब रंग रूप गुण के आधार पे अगर किसी व्यक्ति की या किसी की भी किसी और के साथ अगर उदाहरण दिया जाए तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। जैसे उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो कोई मान लीजिए कोई एक व्यक्ति सुंदर है, तो आप डायरेक्टली क्या कहते हैं कि उसका मुख, ऐसे नहीं कहेंगे वो सुंदर है, उसको अर्थ लाके, अलंकार लाके अर्थ के आधार पर उसको विशिष्ट प्रदान करते हैं। यानी उपमा में उपमा देते हैं कि उसका वो मुख चंद्रमा, क्या जरूरी है चंद्रमा, लेकिन हमने चंद्रमा क्या होता है, चंद्रमा सुंदर होता है, तो चंद्रमा के समान हमने उसका मुख बताया, यानी अत्यंत सुंदर, ठीक है। यहाँ पर मुख की तुलना चंद्रमा से की गई, यहाँ पे उपमा अलंकार है। जैसे मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, यहाँ टीले की तुलना हाथी से की गई है। देखिए टीले की तुलना हाथी से, जब किसी की तुलना किसी और से की जाए वहाँ पे उपमा अलंकार होता है, ध्यान देना बेटा। अब रूपक अलंकार आते हैं ब में।
रूपक अलंकार में दो वस्तुओं तथा व्यक्तियों में गुणों की समानता के कारण, देखिए यहाँ भी थोड़ा सा डिफरेंस है उपमा और रूपक में, ध्यान दीजिएगा बेटा। रूपक अलंकार में दो वस्तुओं तथा दो व्यक्तियों में गुणों की समानता के कारण, दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं में, अब यहाँ पे देखिए दो दिखाई दे रहे हैं, दो हैं, गुणों की समानता के कारण उपमेय तथा उपमान में अभेदता को प्रकट किया जाता था, एक को दूसरे का रूप ही मान लिया जाता है। वहाँ पे क्या कहा गया है उपमा में कि उसका मुख चंद्रमा के समान, ये नहीं कहा कि उसका मुख ही चंद्रमा है, ये नहीं कहा कि वो चंद्रमा ही है, तब तो रूपक हो जाता है। यहाँ उपमा दिया, बस उदाहरण दे दिया, वो उसके पास नहीं है उसकी उदाहरण दे दिया, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट रख देता है उस चीज़ को उसी पे रूपक में। जैसे अंबर पनघट में डुबो रही तारा घटा उषा नागरी, इन पंक्तियों में प्रभात काल में यानी सुबह तारों के छिपने का वर्णन करते हुए कवि ने अंबर को पनघट, उषा को स्त्री तथा तारों को घट का रूप दिया है। तो रूपक मतलब ऐसा नहीं कहा है कि अंबर को कि पनघट जैसा, या उषा को कहा है स्त्री जैसा, तारों को कहा है घट जैसा, सीधे मान लिया है, तो इसीलिए यहाँ पे रूपक अलंकार है। एक और उदाहरण देख लीजिए, चरण कमल बंदो हरिराई। अब यहाँ पे क्या है, चरण को उपमान कमल का रूप मान लिया, उपमेय चरण को उपमान कमल का, उपमेय चरण को अउपमान कमल का रूप मान लिया गया। मतलब बेटा इतना ध्यान दीजिए, उपमेय और उपमान में भी बता दे रहे हैं कि जिसका, ये देखिए जिसका बड़ा हो, कहने का मतलब कि जिसकी उदाहरण दी जा रही हो क्या है उपमान है, और जिस पे दी जा रही हो क्या है उपमेय। जैसे कि चरण के समान क्या है कमल, तो चरण के नहीं कमल के समान चरण है यानी मुलायम, तो कमल के समान, तो उदाहरण किसकी दी जा रही है कमल की, तो कमल क्या हो गया उपमान। उपमेय और उपमान आ पहले आता है, तो उपमान कर लो यानी जिसकी उदाहरण दी जा रही हो, उपमान हो गया। और जिसकी उदाहरण दी जा रही हो और जिससे दी जा रही हो, जिससे, तो जिसकी उदाहरण तो किससे दी जा रही है चरण से, और किसकी उदाहरण कमल की। तो कहने का मतलब है, तो इतना ध्यान दीजिएगा बेटा कि जो कहीं से लाके और हम एग्जाम्पल रख रहे हैं उपमान है, और जिसकी बात कर रहे हैं वो क्या है उपमेय है। यहाँ पे क्या होता है, दोनों में कोई भेद नहीं है। इसी प्रकार चरण का ही रूप हो गया, तो यहाँ रूपक अलंकार है, क्योंकि चरण को कमल ही मान लिया गया है, चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है, चरण को सीधे कमल मान लिया गया है। अब यह ये नहीं कहा है कि चरण जैसा कमल और कमल जैसा चरण, तब वहाँ पे उपमान है, उपमेय अलंकार हो जाता है, उपमा अलंकार। अतिशोक्ति में देखिए, अतिशोक्ति अलंकार में बेटा क्या होता है कि अतिशोक्ति अलंकार में जहाँ किसी वस्तु पदार्थ कथन या व्यक्ति का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया, यानी बहुत झूठ भी बोला जाता है, बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला जाए, वर्णन किया जाए, वहाँ पे अतिशोक्ति अलंकार होता है। जैसे किसी के भी गुण कलर किसी को भी अगर उसकी बहुत अत्यधिक बढ़ा चढ़ा के उसको बताया जाए तो वहाँ पर अतिशोक्ति, मतलब आपको लगे अरे झूठ बोल रहा है। लेकिन देखिए, तो आगे उदाहरण, आगे नदियाँ बड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार। देखिए आगे नदियाँ बहुत बड़ी हैं नदी, और घोड़ा कैसे उस पार जाए, राणा ने सोचा इस पार तब तो घोड़ा था उस पार, मतलब राणा के सोचते ही घोड़ा उस पार चला गया, यानी अतिशयोक्ति बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया। क्या नॉर्मल जीवन में ऐसा हो सकता है कि एक घोड़ा इतनी आसानी से पार कर सकता है, कठिनाई से गया होगा, लेकिन इसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया है। ठीक है बेटा, तो आप इस अलंकार को बेटा देख लिए, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका है। यहाँ पे आपका है अलंकार किसे कहते हैं, उसके भेद ये आपको बताया है मैंने, यमक और श्लेष अलंकार में भेद, तो बेटा हो जाएगा, इसको आप कर लीजिएगा, आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।